नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इसके माध्यम से हम आपसे अपील करते रहते हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क है तो आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं तो आपके अपने सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ देश भी सुरक्षित रहेगा। सागर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 4 मई को पहलवान सागर की हुई हत्या का अब एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। पुलिस का आरोप है कि इस वीडियो में सुशील कुमार भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथ में डंडा ले रखा है। ये वीडियो छत्रसाल स्टेडियम की उसी पार्किंग का बताया जा रहा है जहां सागर और उसके साथियों पर हमला किया गया था। वीडियो में सागर जमीन पर गिरा है और उसके आसपास हाथों में डंडे लिए कई लोग खड़े हैं। वीडियो में सुशील कुमार भी हाथ में डंडा थामे नजर आए। एक बार तो वो डंडे से सागर को मारने की कोशिश भी करते दिखाई दिए। इस दौरान जमीन पर गिरा सागर हाथ जोड़ता उनसे छोड़ देने की अपील करता नजर आया। एक आदमी हाथ में पिस्तौल लेकर चलता भी नजर आया। इसी वीडियो में कुछ लोग सागर के साथियों के साथ भी मारपीट करते दिखे। दावा यह किया जा रहा है कि मारपीट करने वालों में काला असौदा गैंग और नीरज बवानिया गैंग के बदमाश शामिल थे। जानकारी ये भी कि इस वीडियो की रोहिणी में फॉरेंसिक जांच भी कराई गई, जिसमें इस वीडियो को मोबाइल से बनाया गया असली वीडियो बताया गया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके की स्थिति 4 मई को थी, जब सागर हत्याकांड का ये वीडियो सामने आया था, जहां पर सुशील कुमार नजर आ रहे थे हाथों में डंडा थामे हुए, जिसके बाद जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मारपीट की ये जो तस्वीर सामने आई है, उसमें कई बार तो ऐसी तस्वीरें भी थीं जिसमें सुशील हाथ में डंडा थामे डराते हुए से नजर आए। बाकायदा उनके ही ग्रुप का एक सदस्य जिसने ये वीडियो बनाया, इस वीडियो की जांच भी हुई है और जांच के बाद ये वीडियो सही पाया गया है। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, कई लोग तो अब इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो बार बार इस बात का सबूत दे रहे हैं कि सुशील कुमार वहां पर थे। बाकायदा उन्होंने पिटाई में डंडे को भी हाथ में थामा हुआ था और उससे सागर को डराते हुए भी नजर आ रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। 2 ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसको लेकर जो चाहे वो सुशील कुमार के गांव वाले हो या फिर समस्त देशवासी हो, उसको लेकर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ऐसा भी सुशील कुमार कर सकते हैं। पहला वीडियो 4 मई की रात को, वारदात वाले रात को, जिस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सुशील कुमार जो है हाथ में डंडा लिए हुए हैं, और ये वीडियो खुद सुशील कुमार ने बनाने के लिए ये अपने एक सहयोगी से कहा था, अपने एक साथी से कहा था, ताकि वो वीडियो जो है वो अपने ग्रुप्स में तमाम इलाकों में सर्कुलेट कर पाए, ताकि उसकी जो बादशाहत है वो बरकरार रहे, दबदबा बरकरार रहे। और इस वजह से उसने ये वीडियो बनाने के लिए कहा था, और ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। और दिल्ली पुलिस ये तमाम बातें जो हैं वो कोर्ट में भी बताने वाली है। और जो वीडियो है, उस वीडियो की तफ्तीश जो है वो दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक लैब से करवाई है, और फॉरेंसिक लैब ने, रोहिणी फॉरेंसिक लैब ने साफ तरीके से कहा है कि वो वीडियो मोबाइल वीडियो है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। एक पहला वीडियो ये है। दूसरा वीडियो काला जैकेट के भाई के शादी का है, जहां पर 2019 का वो वीडियो है, लेकिन उस शादी में सुशील कुमार पहुंचे हुए थे। गैंगस्टर है, बदमाश है, 12 साल जेल में रह चुका है काला जैकेट, और इसके अलावा वो पुलिस के हिरासत से फरार है। तो उसके साथ भी संबंध सुशील कुमार के देखे जा रहे हैं। यही नहीं, जिस 4 मई की रात को जो वारदात वाले रात बवानिया गैंग के, नीरज बवानिया गैंग के लोग जो हैं वो भी मौजूद थे वहां पर छत्रसाल स्टेडियम में, ऐसा बताया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज दिल्ली हाई कोर्ट से भी झटका लगा है सुशील की मां को, उसकी याचिका खारिज हुई है, लेकिन सुनवाई के दौरान जो रुख था दिल्ली पुलिस का, उसे देखकर यह लग रहा है कि कल जब दिल्ली पुलिस पेश करेगी सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में, तब कस्टडी बढ़ाने की और मांग करेगी। देखना होगा कल कल रोहिणी कोर्ट में क्या कुछ दिल्ली पुलिस कहती है। जी, हमारे साथ नीतीश कुमार भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, छत्रसाल स्टेडियम से वो हैं। नीतीश, देखिए ये जो वीडियो सामने आया है, इसमें कई लोग नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अभी और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ कई अलग अलग गैंग के लोग भी नजर आ रहे हैं। वो कौन कौन से गैंग हैं जिनके सदस्य जो हैं वो इस वीडियो में नजर आ रहे थे? देखिए अर्पिता, जो गैंग है इसमें बताया जा रहा है, पुलिस के सोर्सेज हैं, ये बता रहे हैं कि जो वीडियो है उसमें काला असौदा गैंग
और नीरज बवानिया गैंग, ये दोनों ही जाने माने गैंगस्टर हैं, बेहद खतरनाक गैंगस्टर हैं। उनके लोग थे जो पिस्तौल में एक आदमी हाथ में पिस्तौल लिया हुआ बताया जा रहा है नीरज बवानिया गैंग का था। तो ये सुशील कुमार की छवि को नुकसान ही पहुंचाता है। और जो वीडियो से ये बात पूरी तरह से एक क्लिंचिंग एविडेंस के तौर पर सामने आई है कि मौका वारदात पर सुशील कुमार भी थे। दिल्ली पुलिस कल जब कोर्ट में सुनवाई होगी रोहिणी कोर्ट में, तो ये सब सबूत कोर्ट के सामने रखेगी। दूसरा, सुशील कुमार वारदात के बाद फरार हो गए थे और ये जो है उनके मालाफाइड इंटेंशंस को शो करता है। अगर सुशील कुमार ने, ये जो खबर आ रही है कि उन्होंने कहा कि वो वहां पर थे और उनका कोई इंटेंशन नहीं था सागर को मारना, गलती से ये सब हो गया, तो उसके बाद उनको सरेंडर कर देना चाहिए था। हो सकता है कि कानूनी सिंपैथी भी, कोर्ट का रुख भी जो है उनके तरफ कुछ सिंपैथेटिक रहता। लेकिन जिस तरह से वो गायब रहे, जगह जगह पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते रहे, वो पॉइंट भी उनके खिलाफ जाता है। तो जाहिर तौर से अब उन पर शिकंजा कस चुका है और ये वीडियो आने के बाद पुलिस के हाथ एक क्लिंचिंग एविडेंस लग गया है। अब सुशील कुमार को कोर्ट में काफी दिक्कत हो सकती है। तो जिस हिसाब से देखिए अलग अलग गैंग के लोग जो हैं वो भी अब इसमें सामने आ रहे हैं। कुछ और गिरफ्तारियां अमित अभी इस पर हो सकती हैं और इसके साथ ही साथ कई और ऐसी चीजें हैं जिसका खुलासा होना भी अभी बाकी है। आप सब रहिए हमारे साथ। इन सब के बीच न्यूज़ 18 की टीम हरियाणा के सोनीपत में मौजूद पहलवान सागर के गांव पहुंची। सागर की मौत की वजह से घर में मातम पसरा नजर आया, घर वाले रोते बिलखते दिखाई दिए। इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम ने सागर की मां से बातचीत की जिसमें उन्होंने सुशील कुमार के लिए फांसी की मांग की। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार में एक तरफ जहां मातम पसरा है, वहीं इंसाफ का इंतजार भी परिवार कर रहा है। मां और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कोई भरोसा ही नहीं कर पा रहा है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही साथ बेटे के लिए इंसाफ की मांग भी परिवार कर रहा है। पहलवान की मां हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी, ये बताइए, अभी तक जो इस केस में प्रगति हुई है, बात आगे बढ़ी है, क्या कहना है आपका? ये तो ठीक चल रहा है जी। अभी तक तो सरकार पूरी मदद कर रही है इसमें और दिल्ली पुलिस भी कोशिश कर रही है और मीडिया है, प्रशासन है और जनता का भी सहयोग है कि ये यहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, एक बात और थी, ये पता चला कि आपने सुशील पहलवान के ही भरोसे अपने बेटे को या उन्हीं को देख करके भेजा था पहलवान बनने के लिए, उन्हीं की ट्रेनिंग में। ये एक बड़े भरोसे का टूटना है। हाँ जी, मेरे बेटे का सपना था कि जब ये जिस टाइम ये मेडल लेकर आया सुशील, उसको देख के उसको कहने लगा कि मैं भी ऐसे ही मेडल लाऊंगा और हमने इसी भरोसे से उसके सौंपा था कि मेरा बेटा भी ऐसे ही बनेगा और मेरा बेटा मेडल लेकर आता है ओलंपिक में, लेकिन उससे ये सहन नहीं हुआ। अब तो मैं यही चाहती हूँ कोर्ट से भी, मीडिया से भी और आम जनता से भी कि जल्द से जल्द इसको सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए। कभी क्या आपके बेटे ने शिकायत की थी कि किसी तरह की धमकी या कुछ और सुशील पहलवान या उन लोगों की तरफ से मिल रहा है? नहीं जी, कभी नहीं की। मेरे बेटे के साथ कोई भी बात झगड़ा नहीं था, उसका कभी भी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, आपने कब भेजा था उनको पहलवानी के लिए अखाड़े में कि सुशील कुमार की सरपरस्ती में वो आगे बढ़े? किस साल की बात? 2013 में भेजा था उसे। 2013? हाँ जी, और वहाँ सतपाल भी थे और रामफल था और उन्होंने 3-4 बच्चों के साथ ट्रायल लेने के बाद कही थी कि छोड़ जाए, बच्चा ठीक है और ये कामयाब हो जाएगा। अच्छा, अभी तक पुलिस आप लोगों को क्या बता रही है इस मामले में? पुलिस ने क्या जानकारी दी है, सूचना दी, उनको क्या क्या मिला है? पुलिस तो यही बता रही है कि जिसके पुख्ता सबूत हमारे पास और इंसाफ होएगा। मां से बातचीत के बाद सागर के फूफा से भी न्यूज़ 18 की टीम ने बात की जिसमें उन्होंने सुशील पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। मैं सागर का फूफा हूं जी। क्या कहना आप लोगों को, पुलिस की तरफ से क्या क्या सूचना अभी तक मिली है, जो कुछ हुआ है? पुलिस ने हमारे को यही बताया जी कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और जो अभी इससे और एविडेंस हमने और बरामद कर रहे हैं कि इसने कैसे क्या किया, पूरी जांच इससे हम उगलवाएंगे अभी। और हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि इसके खिलाफ और कोर्ट में लगाएंगे कि भाई इसको 2-3 रिमांड के लिए और हमें थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। हम पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। एक जवान बेटे का खोना बड़ा दर्द होता है, लोग समझते हैं। घर में कौन कौन मेंबर हैं? और हमारे हैं ये सागर धनखड़ की दादी जी बैठी हैं, उनकी बुआ जी हैं, उनकी चाची हैं
और उनके फादर साहब भी हैं, लेकिन सबकी हालत ख़राब है। इनकी मदर को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था, बीपी ज़्यादा हो गया था, ये भी बीमार हैं। लेकिन जब सागर की दादी से बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो रोने लगे। अपने जवान पोते को खोने के गम में उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। दादी आप बताइए, क्या कहना है आपका इस पे? कहना बेटा, मन्नत खो दिया बड़ा बेटा, मेरे बस का कुछ कहना भी नहीं। कितने लाऊं माँ अपने बेटे बता, ना बोलेगा बेटा। अमित और नीरज हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, उनके फूफा भी ये कह रहे हैं कि सुशील कुमार सहयोग नहीं कर रहे हैं। जैसा पहले उन पर यह भी आरोप लग रहा था कि अगर वो अपने आप को निर्दोष मान रहे थे और ये मान रहे थे कि गलती से ये हो गया, तो भी उनको पुलिस के सामने आकर अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। पहली गलती उन्होंने वहां पर की और अब परिवार वाले, जो सागर के परिवार वाले हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई, सुशील ने सहयोग नहीं किया अभी तक जांच में। देखिए अर्पिता, अगर किसी के परिवार में जवान बेटा चला जाए तो उसका इस तरीके से टूटना तो लाजमी है। तो और दूसरी तरफ जो उनके फूफा से, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जो बातचीत हुई है, जवानों से जो बातचीत हुई है दिल्ली पुलिस के, जो दिल्ली पुलिस बता रही है, उनके फूफा को बताया है कि सुशील कुमार जो है जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। तो ये तो साफ था, क्योंकि 4 मई का इंसिडेंट था, उसके बाद से सुशील कुमार फरार हो गए थे। अगर सुशील कुमार को इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना था, जांच में सहयोग करना था, तो वो फरार नहीं होते, फरार हो गए। और पुलिस को पूरा बल लगाना पड़ा था सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के लिए, यहां तक कि 1 लाख रुपया का इनाम तक घोषणा करना पड़ा था। यही बातें आज दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा है कि सुशील कुमार की गिरफ्तारी आसानी से नहीं हुई। सुशील कुमार की गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस को अपना पूरा बल लगा देना पड़ा था। कई राज्यों में रेड करने पड़े थे, 1 लाख का इनाम घोषणा करना पड़ा था। आखिरकार जब वो किसी से पैसे लेने के लिए दिल्ली पहुंचा था और स्कूटी पे वो अपने सहयोगी अजय के साथ था, तब उसे गिरफ्तार किया गया था। तो ये जो आरोप लगते रहे हैं, या जो आरोप अभी भी लग रहे हैं मृतक सागर के फूफा के द्वारा कि सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा, तो ये शुरुआत से ही दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में वीडियो एविडेंस आए और उस वीडियो एविडेंस की सत्यता जो है, रोहिणी फॉरेंसिक लैब ने उसको सत्य बताया है। वो कहा है कि किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं हुआ है, मोबाइल वीडियो है ये। और इसके अलावा जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 8 आरोपियों को। बीते कल रात रोहित की गिरफ्तारी हुई। रोहित को खैर छत्रसाल स्टेडियम में उस रात मौजूद था, 4 मई वाली रात जिस दिन वारदात हुई थी। वीडियो में साफ तरीके से दिख रहा है कि मृतक जो सागर है, सागर पहलवान जमीन पर गिरा हुआ है, वो हाथ जोड़कर वो उसे छोड़ने की बात कर रहा है। वहीं उसके सामने सुशील पहलवान खड़े हैं, वो हाथ में डंडा लिए हुए हैं। तो ये सब तमाम एविडेंस है। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से रोहिणी कोर्ट में जो अग्रिम जमानत याचिका जो सुशील कुमार ने दायर किया था, तो उस वक्त सुशील कुमार के तरफ से दलीलें पेश की गई थी कि ये जो हत्या हुई है, ये गैर इरादतन हत्या है, ये जानबूझ के नहीं किया गया है। सुशील कुमार केवल धमकाना चाहते थे और मारपीट के बाद सुशील कुमार अपने घर जाकर सो गए थे। तो जो वीडियो में जो कुछ सामने दिख रहा है, तो उससे पुलिस को कि जो बता रही है, पुलिस के लिए ये एक पुख्ता एविडेंस है। इसके अलावा फॉरेंसिक एविडेंस भी पुलिस इकट्ठा कर रही है। अर्पिता, फॉरेंसिक टीम पहुंची थी छत्रसाल स्टेडियम उस रात। उसने जो वहां पर घटना हुई उसकी पूरी तफ्तीश की है, और तफ्तीश करने के बाद वहां से जो उनको बरामदी हुआ है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, वो सभी फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं वहां से। तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस जो है अपने एविडेंस के तौर पर फॉरेंसिक प्रूफ और साथ में ये जो वीडियो एविडेंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जिस तरीके से वीडियो में नीरज बवाना गैंग के लोग दिख रहे हैं, जिस तरीके से 2019 के वीडियो में वो गैंगस्टर्स के साथ दिख रहा है, तो इस मामले पर भी, इस एंगल पर भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। अर्पिता, ठीक है। अमित, आप रहिए साथ। नीरज भी हमारे साथ मौजूद, नीतीश भी हमारे साथ मौजूद है। नीतीश, कल 6 दिन की रिमांड पूरी हो रही है। अब उससे पहले ये वीडियो भी सामने आया जिसमें सुशील कुमार नजर आ रहे हैं। कितने दिन की कस्टडी अब पुलिस और मांग सकती है, और ये वीडियो भी जाहिर तौर पर कोर्ट के सामने रखा जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए अर्पिता, अभी 6 दिन की पीसी रिमांड पर, पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं सुशील कुमार, और 8 दिन, जो मैक्सिमम 14 डेज का पीरियड है, तो 8 दिन का और रिमांड
दिल्ली पुलिस के पास है और उसकी मांग कर सकती है। कुछ और एविडेंसेस जुटाने के लिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग करवाने के लिए उन लोगों से जो कि उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद थे, और लगातार गिरफ्तार कर रही है पुलिस। 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आज रोहित करोर नाम का एक जो सुशील का करीबी था, उसको रोहतक से गिरफ्तार किया गया है। तो जाहिर तौर से कल जब रोहिणी कोर्ट में पेशी होगी सुशील कुमार की, तो दिल्ली पुलिस 8 दिन का रिमांड और मांग सकती है, इस बेसिस पर कि अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग इनको करवानी है, कुछ और एविडेंसेस जो है उन्हें इकट्ठा करने हैं। ठीक है। इस बीच सुशील कुमार की मां को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की मां की याचिका खारिज करते हुए इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कोर्ट से मामले पर मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग की थी। वैसे सुशील कुमार के गांव बरपोला में भी किसी को ये यकीन नहीं हो रहा है कि सुशील ऐसा कुछ कर सकते हैं। उनके लिए तो सुशील देश का मान बढ़ाने वाला आदर्श बेटा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नजफगढ़ के बपरौला गांव में, और सुशील पहलवान इसी गांव में रहते हैं। और ये जो घर आप देख सकते हैं, ये सुशील पहलवान का घर है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिलहाल इस घर में अभी कोई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पड़ोसियों से हमारी बातचीत हुई है, पड़ोसियों का साफ साफ ये कहना है कि जो वीडियो सामने आ रहा है, जिस तरीके का आरोप सुशील पहलवान पर लग रहा है, वो उन आरोपों की पूरी सच्चाई की पड़ताल होनी चाहिए। पूरी तरीके से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और उन्हें ये कहीं से भी भरोसा नहीं हो रहा है कि सुशील पहलवान 302 के मुकदमे में आरोपी हो सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सुशील कुमार के घर का बोर्ड है, लिखा हुआ है ओलंपिक विनर एंड वर्ल्ड चैंपियन, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। और ये सुशील कुमार का घर है। सुशील कुमार को ये घर है। और जो पड़ोसी है सुशील कुमार का, उनसे भी जब मैंने बात की तो उनका ये साफ साफ कहना था कि उन्होंने बचपन से सुशील कुमार को देखा है, और उन पर जो आरोप इस तरीके से लगे हैं, उन आरोपों पर उन्हें किसी भी तरीके से भरोसा नहीं हो रहा है। पुलिस को अभी और तफ्तीश करने की जरूरत है, ऐसा इस गांव के लोगों का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उधर सुशील कुमार के पूर्व कोच रामफल मान भी सुशील कुमार से जुड़ी खबरों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। रामफल मान 4 मई की रात को कुश्ती के लिए कलंक बता रहे हैं। 1996 से 2014 तक सुशील के कोच रह चुके रामफल मान के मुताबिक इसके बाद उनकी सुशील से कोई मुलाकात या बात नहीं हुई। सिर्फ खबरों से ही उन्हें सुशील के बारे में जानकारी मिलती थी। सुशील कुमार के एक्स कोच द्रोणाचार्य अवॉर्डी रामफल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। ये जो अभी पूरी न्यूज सुशील कुमार के आसपास आ रही है, क्या रिएक्शन है आपका? मेरा रिएक्शन तो यही है बेटा, जो बाकी पूरे समाज का और पूरे देश का रिएक्शन है कि ये एक कुश्ती के ऊपर एक कलंक है, धब्बा है। और मैं तो इसको कहूँगा कि ये 4 मई वाली जो रात थी, ये कुश्ती के लिए काला दिन था। आप कब से जानते हैं सुशील को? कब से देखा है आपने उनको? सुशील कुमार 1996 में जब ये छोटा बच्चा था, 28-30 किलो इसका वजन था, जब ये हमारे पास आया था। इसके पिताजी हमारे पास लेके आए थे जब मैं छत्रसाल स्टेडियम में मेन कोच था। और ये जब से, और 2014 में मैं वहाँ से रिटायर होके आया, जब तक ये मेरे पास ही रहा। और बहुत अच्छी पहलवानी इसने की, देश का नाम रोशन किया। और कुश्ती का नाम भी मैं कहूँगा कि एक कुश्ती का नाम जो ऊपर उठाया वो सुशील और योगेश्वर ने ही उठाया। कई गैंगों के नाम भी आ रहे हैं, कई गैंगस्टरों के नाम भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे सुशील को आप जानते थे? नहीं, देखो बेटा, मैं तो 1914 के बाद वहाँ से मेरा संबंध खत्म हो गया था। मैं 2014 से मैं रिटायर होके वहाँ से आ गया था। तो उसके बाद ना मैं सुशील से कभी मिला, न मेरी कभी उनसे बात हुई। तो इससे आगे 2014 से आगे मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो कैसे इनसे मिला है, उसने किया है या ना किया है, और किन किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई है, किन किन लोगों से उसका संपर्क था, कौन स्टेडियम में उसके पास आते थे। पुलिस की जांच में सच सामने आ जाएगा। लेकिन इसी बीच पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया। साथ ही उम्मीद जताई कि सुशील जैसे ऐसे बड़े खिलाड़ियों को अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को आम लोग आदर्श की तरह देखते हैं और उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। सुशील कुमार का मामला है, जिस तरीके के आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं, और जिस तरीके की आज तस्वीरें आई है एक खिलाड़ी की इस तरीके से मारते हुए। देखिए, खिलाड़ियों के ऊपर
ख़ास तौर से ऐसे खिलाड़ी जिनके ऊपर देश के टैक्स पेयर्स का पैसा लगाया जा रहा है, उनकी तैयारी में मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि उन्हें उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। एक अपना कैरेक्टर दिखाना, चरित्र लोगों तक दिखाना, क्योंकि जो नौजवान बच्चे हैं वो आपको एक उदाहरण मानना शुरू कर देते हैं, तो आपको आपका व्यवहार जैसा भी हो आपको उसको और सुधारना पड़ता है। जिस तरह से आप खेल सुधारते हैं उसी तरह से आप जो पब्लिक में आपका व्यवहार है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तो अब जो इंक्वायरी हो रही है उसे होना चाहिए बिल्कुल, और इंक्वायरी होकर पूरे देश को पता चलना चाहिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि अभी तक जो देखने में आया है उससे बहुत दुख हो रहा है। सागर हत्याकांड की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन टिकरी कला गांव के पहलवान हैरान हैं। इन लोगों को सुशील कुमार पर लगे आरोपों पर यकीन नहीं है। सुशील के साथ प्रैक्टिस करने वाले लोगों का दावा है कि जांच के बाद पूरा सच सामने आएगा। टीकरी कला गांव में यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में जब सुशील का करियर जब राइस पे था, जब वो सफलता चूम रहे थे, तब युवाओं ने उनको अपना आदर्श माना और उसके बाद अब ये पूरा प्रकरण सामने आया है। आप बताइए कि लगातार पुलिस ने भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि सुशील कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत है, फरार चल रहे थे और उनको किसी भी तरीके की राहत नहीं दे सकते। आपने भी सुशील कुमार के साथ दंगल का वो स्टेज शेयर किया है। बिल्कुल सर, मगर ये तो सब एक साजिश है सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर सब कुछ जोड़ तोड़ के बना रखा है। मगर सुशील हमारा अच्छा आइडल है। प्रधानमंत्री मोदी ने यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बंगाल और ओडिशा के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के आने के बाद किस तरीके से नुकसान उन लोगों को हुआ जिनके घर नष्ट हो गए, उन लोगों को हुआ जिनकी फसल बर्बाद हो गई, उसका ही जायजा लेने के लिए वो पहुंचे हैं। और बहुत मुमकिन है कि किसी राहत पैकेज का ऐलान भी वो इन स्थितियों को देखते हुए करें। हालांकि राज्यों ने अपने हिसाब से, अनुमान के हिसाब से कुछ पैसे जरूर बताए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और खुद अपनी आंखों से जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं बंगाल और ओडिशा के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद प्रधानमंत्री ने बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के कलाईकुंडा में समीक्षा बैठक की। खबर है कि ममता बनर्जी के नहीं पहुंचने की वजह से प्रधानमंत्री और राज्यपाल को इस बैठक के लिए करीब आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि ममता बनर्जी के नहीं पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने दूसरे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शामिल नहीं होने के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। हालांकि इस पर ममता बनर्जी की ओर से सफाई आने में देर नहीं लगी। समीक्षा बैठक के लिए प्रधानमंत्री को करीब आधे घंटे तक इंतजार कराए जाने पर विवाद गर्माता देख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से भी सफाई आई। उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा, हिंगलगंज और सागर में समीक्षा बैठक के बाद मैं कलाईकुंडा में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली और उन्हें तूफान के बारे में, हालात के बारे में जानकारी दी। आगे की कार्रवाई के लिए तूफान से हुए नुकसान की रिपोर्ट उन्हें सौंप दी गई है। मैं अब राहत और बचाव के काम का जायजा लेने दीघा जा रही हूँ। ममता बनर्जी यास तूफान से नुकसान का जायजा लेने के लिए हुई प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में तो हिस्सा उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने केंद्र से 20,000 करोड़ की मदद की मांग की। वहीं पीएम के साथ बैठक में शामिल ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने उनसे किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मांगी। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, जहां एक तरफ ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जो आज 30 मिनट लेट पहुंचती हैं समीक्षा बैठक में, उसके अलावा वो हवाई दौरा जो हो रहा है प्रधानमंत्री का उसमें भी उनके साथ शामिल नहीं होती हैं और ये बताती हैं कि उनके पास और भी काम है मदद के लिए, लेकिन वो 20,000 करोड़ मांग रही हैं। वहीं नवीन पटनायक जो ओडिशा के सीएम है, वो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कि कितना देखिए नुकसान हुआ, लेकिन आर्थिक मदद नहीं मांगी उन्होंने। यही दिखाता है दो मुख्यमंत्री और दो ऐसी पार्टियों के जो जिनके खिलाफ बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनाव भी लड़ी। बीजेपी इन दोनों नेताओं के खिलाफ पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ी और हर बारी बीजेपी को हराकर ममता बनर्जी हो चाहे नवीन बाबू सत्ता में पहुंचे हैं। लेकिन व्यवहार का अंतर देखिए, नवीन पटनायक ने उनको रिसीव करने से लेकर उनको उनके साथ समीक्षा बैठक तक में उनका साथ दिया और कभी वो इनसे पीछे नहीं हटते हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर।
स्थानीय मुद्दों पर भले ही दोनों की अलग अलग तलखियां हो, चुनाव में अलग अलग बातें करते हो, लेकिन ममता बनर्जी ने पिछले 4-5 सालों से प्रधानमंत्री मोदी के हर बैठक का और हर ऐसे मूव का विरोध करके उसमें शामिल होकर दिखा दिया है कि राजनीति में विरोध से ज्यादा वो तलखियों को बांटने में यकीन रखती है, और यही चीज आज भी हुई है। और नवीन पटनायक का बड़प्पन देखिए, उन्होंने मांगा नहीं है कुछ केंद्र सरकार से। ममता बनर्जी आधे घंटे लेट आती हैं, संविधान में सबसे उच्च पद होल्ड करने वाले प्रधानमंत्री के सामने नहीं आती है और उसके बाद मांग रही है। तो ये दिखाता है कि दोनों नेताओं में कितना अंतर है और कैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन को बरकरार रख के आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, शुक्रिया।